इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन अब आमने सामने है, हुकूमत की जानिब से आज एक ऐलान किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। दूसरी जानिब हम जुडिशल कमीशन भी जा सकती हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है ये हेडक्वार्टर बन चुका है अपोजिशन का। एक तो आप इस बयान पर क्या कहेंगे, दूसरा आपसे ये भी जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इतराजात जो फाइल किए गए, ये क्या इतराजात बिल्कुल दुरुस्त इतराजात हैं, या फिर ये एतराज़ात जो है ये फिर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हुकूमत जो एग्रेसिव हुई है बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इलेक्शन कमीशन अगर एतराज लगाता और 7 तजावीज लाता कि ये 50 तजावीज हमारी हैं, ये करेंगे तो धांधली नहीं होगी, फिर तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल हुकूमत को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपको कोई तब्दीली नहीं करने देंगे क्योंकि ये वाला सिस्टम हमें पसंद नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला एतराज है। फिर मेरा क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने अगर ईवीएम मशीन को मैं वो चिप ही नहीं लगाई हुई जिससे कोई ब्लूटूथ, कोई वाईफाई या किसी किस्म का रिमोट कनेक्शन हो सकता है, तो आप कैसे हैक करेंगे मशीन को? यानी बाहर से मास हैकिंग नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सारी मशीनों को हैक कर लें सेम टाइम, ठीक है? ये तो नहीं हो सकता। फर्दर किसी मशीन को हैक करने के लिए अगर उसमें कोई यूएसबी पोर्ट लगी हुई है तो आपके ट्रोजन हॉर्स या कोई वायरस डाल के आप एक एक मशीन को हैक कर सकते हैं। तो इलेक्शन अगर कोई, मैंने भी देखी तो नहीं है मशीन, लेकिन अगर उसमें कोई यूएसबी पोर्ट या कुछ ऐसी है तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं कि वो डिस्पोजेबल मशीन हो, कोई पोर्ट उसमें ना लगी हो, कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना हो सकती हो। एक दफा बन गई, सेट एंड फॉरगेट, खराब हो गई फेंक दें, नहीं बना लें, ऐसे हो सकता है। जब आप मशीन इस तरह की बनाएंगे हैक नहीं हो सकती। हैक होने के लिए लाजमी उसमें कनेक्शन की चिप होना जरूरी है। नंबर 2, जो सॉफ्टवेयर है उसके हवाले से मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ना, हर सॉफ्टवेयर का एक सोर्स कोड होता है, वो इलेक्शन कमीशन की तहवील में दे दिया जाए और उसकी कॉपी रखी जाए मुख्तलिफ इदारों के पास। और मशीन में भी जो सॉफ्टवेयर होगा वो इलेक्शन की रात चेक करवा लिए जाए, रैंडम मशीनें सेलेक्ट करके। 100 मशीनें पंजाब से सिलेक्ट कर लें, 100 सिंध से कर लें, 50-100 का चेक हो सकता है ना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इलेक्शन की रात को चेक कर लें, नहीं तो सुबह चेक कर लें, सुबह 5 बजे आ जाए इलेक्शन कमीशन का अमला, चेक कर लें, 8 बजे पोलिंग के लिए खोल दें कि मशीनें रिग नहीं हुई। रैंडम सिलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन का जो दिल करे सिलेक्ट करें। और फिर जब पोलिंग बंद हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट बेशक बता दिए जाए, लेकिन उसके बाद एक और ऑडिट हो जाए कि इसी तरह हर सूबे में 100-150 मशीनें उनको रैंडमली चूज करके किसी भी पोलिंग स्टेशन पे अचानक छापा मार के फिर सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया जाए कि इसमें कोई रिगिंग नहीं हुई। एक तो ये हाल है, ठीक है? इससे पता चल जाएगा कि मशीन का सॉफ्टवेयर किसी ने चेंज नहीं किया, इवन तो चेंज हो नहीं सकता, फिर भी शक दूर करने के लिए। दूसरी चीज, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है, जो उसका सबसे बड़ा इतराज जो सामने आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईमानदारी पर इतमाद नहीं किया जा सकता। उसको सबसे ज्यादा इतराज इस चीज पे है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पे एतबार किया जा सकता है? ये तो हम तब कहें ना कि 1970 के बाद कोई एक इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से करवा दिया हो, कोई एक इलेक्शन ऐसा हो जिसपे धांधली के इल्जाम ना लगे, कोई एक एग्जांपल दे दें। इलेक्शन कमीशन से हम सवाल करते हैं, क्या करंट सिस्टम चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या कोई एक इलेक्शन ऐसा है जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगाओ? ऐसा नहीं है। तो कुछ तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। अब मशीन ने क्या ईमानदारी दिखानी है? मशीन से ज्यादा ईमानदार चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। मशीन का कोई ऐसा दिमाग तो है ही नहीं कि वो अचानक अपनी मर्जी से इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी। फिर एक और चीज पॉइंट समझ लें कि मशीन की ईमानदारी का भी पता लगाया जा सकता है। जब आप बटन दबाते हैं, आपने समझें जी बल्ब के निशान पे वोट दिया है, ठीक है? आपने बल्ब पे निशान हाथ लगाया, तो जो पर्ची निकल के आएगी वो बल्ब की निकल के आएगी। अगर धांधली किसी ने की हुई है और बल्ब की जगह बैट निकल आता है तो वो नजर आ जाएगा ना वोटर को। वोटर वहीं खड़े होकर कहेगा भाई ये तो मैंने इधर वोट ही नहीं डाला, पता चल जाएगा रिगिंग हो गई है। वहां फौरन पोलिंग रोक दें, क्योंकि पोलिंग एजेंट भी बैठे होंगे, सारा अमला बैठा होगा, सबको तो नहीं आप साथ मिला सकते ना, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां बैठा होगा। तो इसका मतलब है कि रिगिंग हो नहीं सकती, बल्कि मशीन की ईमानदारी पे एक्चुअली यकीन किया जा सकता है, क्योंकि मशीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही चीज निकल के बाहर आएगी जो आपने क्लिक किया होगा। सो मशीन पे एक और एतराज अगर आप ये करें कि जब खत्म होगी पोलिंग तो सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऐसा कोई वायरस डाला होगा कि वो 5 बजे अचानक तब्दील करके तरीके इंसाफ को जिता देगी, तो जो आपने बैलेट बॉक्स में वोट डाला होगा वो तो नहीं तब्दील हो जाएगा ना वायरस से। वो तो जिस तरह लोगों ने देख के डाला होगा, आप गए हैं, आपने बल्ब के निशान पे क्लिक किया, देखा बल्ब निकला है, आपने तय करके डाल दिया अंदर, सारे बैठे हुए वहां मॉनिटर कर रहे हैं। अब अगर मशीन में हैकिंग भी हो गई है तो जो बैलेट पेपर आप गिनेंगे वहां तो पता चल जाएगा, आप टैली कर लेंगे दोनों का रिजल्ट, जो धांधली होगी वो पकड़ी जाएगी।
लेकिन वकार मलिक साहब, ये जो परेशानी नजर आ रही है अपोजिशन जमातों को, जब आपने देखा कि इस पीडीएम का क्याम किया गया 20 सितंबर 2020 से लेकर आज के दिन तक, ये नारा लगा रहे हैं कि हम वोट को इज्जत देंगे और जो धांधली ज़दा इंतखाबात हैं हम उसका रास्ता रोकेंगे। तो जब अब हुकूमत ये रास्ता रोकने जा रही है, तो फिर एक नया ड्रामा करने की जरूरत इन लोगों को क्यों पेश आ रही है? देखिए जमीर, आप यहीं से अंदाजा लगा लें, ये कहती हैं एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है इलेक्शन को। अगर ये सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से करा लें, आप मुझे बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर सकती है? मैं ओपन बैलेट से वोट डाल रहा हूं, मुझे कैसे एस्टेब्लिशमेंट फोर्स करेगी कि अपनी पार्टी के बजाय किसी और को दो, अपना वोट खराब करो? अगर ओपन बैलेट होगा, सबको पता होगा भाई किसने किसको वोट डाला है, सबको पता होगा। हाथ उठा के क्यों नहीं वोट डाल सकते सेनेट इलेक्शन में? क्या मसला है इसमें? जब एक आप देखें, आपने 18वीं तरमीम में यह भी तय कर दिया है कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, ये तय कर दिया ना। अब फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकते 18वीं तरमीम के बाद, वरना अब तक तहरीक इंसाफ में बनवा के क्या कुछ हो चुका होता। नहीं बन सकते, 18वीं तरमीम इनके गले अपने पड़ गई है। इस तरह आपने जब वो कर दिया कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, हालांकि जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत में कभी भी किसी बंदे को एतराज हो सकता है और वो जाए जहां मर्जी जाए। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो ये काम करने में क्या एतराज है कि आइन में तब्दीली कर दें? जी आइन की खिलाफ वर्दी है कि जी आप वोट ओपन करेंगे तो आप आइन तो में आपकी तब्दीली नजर में ये परेशानी किस चीज की है वकार मलिक साहब? किस चीज की परेशानी है, किस चीज की इन लोगों को ये टेंशन है कि जो एक नया ड्रामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, एक है ठप्पा सर्विस। हम्म, मशीन का मसला यह है कि मशीन ठप्पे नहीं लगाने देगी। ठप्पे हम्म, तो हाथ से आप 1 मिनट में ना 200-300 भी लगा सकते हैं। मशीन का यह हम्म, मसला है कि वो 30 सेकंड में एक वोट डालने देगी सिर्फ। हम्म, मशीन 30 सेकंड में एक वोट से ज्यादा नहीं डालने देगी, तो आप ठप्पे तो कितने डाल लेंगे? 500 वोट एक्स्ट्रा डलवा हम्म, लेंगे एक दिन में, 1000 डाल लेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन जो इन्होंने 50-50 हजार, कराची में तो MQM और इस तरह आप अंदरूने सिंध चले जाएं, पीपल्स पार्टी जैसे करती हैं, और पंजाब के सेंट्रल पंजाब के इलाकों में या जहां ये इन्होंने तबाही मचाई हुई, 20,000 तो इन्होंने जाली वोट रखे होते हैं। और उसके बाद हम्म, ठप्पों का सिस्टम है सारा। और बाकी अगर दूसरी जमात जीत रही हो तो वहां पे फायरिंग शायरिंग कर दो, डब्बे लेके गायब हो जाओ। ये तो माहिर हैं इस चीज के। तो इनको खतरा ये है हम्म, कि ये सारा जो प्लान है, जो इन्होंने 40 साल में एक सिस्टम खड़ा किया है, प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार खत्म हो जाएगा तकरीबन। उसने एक बटन हम्म, दबाना है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मशीन को प्रिजाइडिंग अफसर चेंज नहीं कर सकता। प्रिजाइडिंग अफसर के पास कोई बटन नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि मशीन के रिजल्ट को बदल सके। उसको बटन दबाना है, बंदे ने वोट डालना है, वो बैलेट पेपर तब्दील कर सकता है, लेकिन वो मशीन का रिजल्ट नहीं बदल सकता। तो मशीन का रिजल्ट हम्म, अगर 100% दुरुस्त आ जाएगा, दो रिजल्ट होंगे आपके पास, एक बैलेट का, एक मशीन का। दोनों में धांधली नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक ठीक रहेगा। सो इनको ये मसला पड़ा हुआ है कि जो हमने एक सिस्टम बनाया था 40 साल लगा के, जो हमने हर जगह अपने बंदे लगाए हुए हैं, जो हम टीचर्स भर्ती करते हैं जानबूझ के कि उन्हें बाद में इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैं खुद जानता हूं कि लोगों को जिन्होंने मुझे बताया कि हमें भर्ती इसीलिए स्कूलों में किया गया है कि कल को इलेक्शन आएंगे तो आप लोगों की हम ड्यूटियां लगवाएंगे। तो यहां तक इन्होंने एक सिस्टम हम्म, खड़ा किया हुआ है, सारे सिस्टम को खतरा है यहां पे, इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। हम्म, हम्म। तो आखिर पर अब ये बताइएगा वकार मलिक साहब के जो बिलावल सरदारी की जानिब से और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्सेस अपोजिशन जो एक नजर आ रही है, बिलावल सरदारी अब मुस्लिम लीग नून को और मौलाना फजल रहमान को मुनाफिक कह रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डील के इल्जामात लगा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालने की कोशिश कर रही है। तो ये जो एक नया खेल सामने आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है? यहाँ तो बड़े बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं कि कौन रातों को जाके डील करता रहा है, किसने डील मांगी है, क्या कुछ होता रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम जैसे लोग तो ये कहते ही रहे, जब ये पीडीएम के जलसे भी कर रहे थे कि यहाँ तो ये जलसे करते हैं, यहाँ ये बातें भी सुनाते हैं, लेकिन ये रोज मुलाकातों के पैगाम भी भेज रहे हैं और इनमें से लोग मिल भी रहे हैं। अब तो ये खुद बताना शुरू हो गए हैं। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि सबके अपने अपने मफादात हैं। जिसके मफादात उसको मिल जाएंगे वो आराम से घर में बैठ जाएगा। जंग पाकिस्तानी अवाम के लिए होती तो कभी पीडीएम ना टूटती, ये बात याद रखें। क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या इनका तो वो जो आपके नारा, तो आपकी नजर में फिर किसने किसके साथ धोखा किया है? धोखा कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। इन सब देखिए, चोरों को सबको पता होता है कि जैसे मुझे मेरा चोरी का माल मिल जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जिसको थोड़ी सी रियायत, कोई ढील जरा सी मिल गई। आज क्यों फरियाल तालपुर का, आप बताएं मुझे, फरियाल तालपुर का केस का क्या बना है? मेरा आपसे सवाल है, आप तो कवर करते हैं अदालतों को, क्या आप किधर है केस, उसकी कोई कार्रवाई बताएं। खामोशी है, बिल्कुल बिल्कुल, खामोशी है। तो ये डॉक्टर डील है आसिफ के भाई, केस की ये खामोशी है, डील दी आसिफ गई अली है हमको। जरदारी के। जी।
वॉल्यूम कितने हैं जरा बताएं मुझे, आसिफ जरदारी के कितने वॉल्यूम है JIT के? उनके 25 वॉल्यूम है ना? बिल्कुल 25 वॉल्यूम। तो किधर गए हैं वो सारे? तो ढील है ना, सब नजर आ रहा है कि ढील है। जिसको ढील मिलती जाएगी वो आराम से घर बैठ जाएगा, इसमें कोई धोखा नहीं है भाई, सब अपने मफाद के लिए निकले हुए हैं। आज मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस खत्म करके हाथ मिला लिया जाए तो यकीन करें यही स्टैब्लिशमेंट दुनिया की सबसे अच्छी स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। बस इतना सा खेल है। तो इसका मतलब यह है कि जो मौलाना फजल रहमान रो रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त रो रहे हैं कि उनके साथ भी हाथ हुआ है कि दो बड़ी जमातों ने डील ले ली है, मौलाना खाली हाथ रह गए। देखिए मौलाना का कभी भी कितने वो 30 बंदे खड़े करते हैं पूरे पाकिस्तान में, 40 खड़े कर लेते हैं। उनकी पार्टी का इतना बड़ा है ही नहीं कि वो कर सके। उनका मसला ये है कि उनको सपोर्ट चाहिए इन पार्टियों की। वो चाहते हैं मैं अपना वेट डाल के इन पार्टियों के पलड़े में और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके KP और बलोचिस्तान में एक बड़ा हिस्सा हासिल करूं अगले इलेक्शन में। वो इनको जो धोखा हो रहा है और जो पार्टियां अपनी अपनी लादा डील कर रही हैं उस तरह से इनको ये हिस्सा नहीं मिलेगा। इनको तो हिस्सा तब मिलेगा जब तीनों पार्टियां मिलके, ये सारी जमातें 6-7 जमातें मिलके दबाव डालेंगी एस्टेब्लिशमेंट पे। दबाव में एस्टेब्लिशमेंट अगर आ गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि आज से पहले इदारे दबाव में आ जाते थे इनके, ये पहली बार है कि वो अभी तक दबाव में उस तरह नहीं आए जिस तरह पहले होता रहा, वरना इन्हें डीलें मिल जाती हैं। वरना डील की क्या वजह आप मुझे बताएं ना, इन्हें कैसे डील मिलती रही हमेशा? क्योंकि इदारे दबाव में आ जाते हैं। इस बार दबाव में इसलिए नहीं आए कि मुल्क की क्यादत साथ खड़ी है इदारों के, इदारों को कम अज कम मौजूदा हुकूमत टारगेट नहीं कर रही। तो इदारों के ऊपर से थोड़ा दबाव कम हुआ हुआ इस हवाले से कि हुकूमत के साथ वो सेम पेज पर है, फॉरेन महाज पे एक जुबान बोली जा रही है, फॉरेन पॉलिसी जो है वही चल रही है जो इदारे और हुकूमत सेम चला रहे हैं। नवाज शरीफ की तरह नहीं कि मैं मोदी से मिलूंगा घर में, आपको एतराज है तो जो मर्जी करें, मैं भारत जाऊंगा तो मैंने नहीं हुर्रियत लीडर से मिलना, आपको एतराज है तो आप जाएं बाहर में। ऐसा नहीं हो रहा। इदारों और हुकूमत, तो ये इदारों के ऊपर से दबाव कम है जिसकी वजह से वो सबके साथ उस तरह से डील करने का आपको माहौल नजर नहीं आ रहा। इसलिए नवाज शरीफ खुश नहीं है, इसलिए फजल रहमान खुश नहीं है। आज इनको पैकेज डील मिल जाए, आप यकीन करें सारा जमहूरियत के नारे भूल जाएंगे।